दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CS जोशी सर में। दोस्तों आज हम जलाते चलो इस पाठ के प्रश्नोत्तर और जो उसके अभ्यास प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। ये कक्षा 6 मल्हार 7वां पाठ है, जलाते चलो पाठ का नाम। और इसके जो रचिता हैं, कवि हैं, वो हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो जो नया कोर्स है उसमें ये कविता सम्मिलित है, उसी के प्रश्नोत्तर आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक विनती है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और देख के स्क्रॉल करके आगे नहीं बढ़ना है। आप इसको लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करिएगा। काफ़ी लोग कर रहे हैं और आप भी अपना सहयोग दीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं, बहुत बड़ी प्रश्नोत्तरी है, इसलिए इसमें पाठ से कई हेडिंग है इसमें। तो पहला है इसमें पाठ से, तो इस पाठ से संदर्भित कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। हो सकता है कि इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता अनुभव करें, यानी एक बार और कविता पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों प्रश्न है मेरी समझ से, ये हेडिंग है। इसमें प्रश्न है क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए, एक स्टार आपने उसके सामने बना देना है। तो इसमें जो प्रश्न दिया गया है हमें वो है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। कई बातें दी हैं, तो कौन सी बात ऐसी है जो मुख्य रूप से कही गई है। तो उसके लिए देखते हैं। पहली बात है भलाई के कार्य करते रहना, दूसरा है दिवाली के दीपक जलाना, तीसरा है बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, चौथा है तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। आपकी समझ से इनमें से कौन सा जो विकल्प है, जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका सही उत्तर है भलाई के कार्य करते रहना। इसका ऑप्शन है भलाई के कार्य करते रहना। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो ये जो कविता की लाइन है, यह वाक्य किससे कहा गया है, तूफान से, मनुष्यों से, दीपक से। तो ये लाइन किससे कही गई है वो आपको बताना है। मनुष्यों से, एक और ऑप्शन है इसमें तिमिर से, तिमिर बने अंधकार। तो इसका सही उत्तर है मनुष्यों से। तो ये दोनों आपने आंसर छांट लिए हैं। अब इसके बाद ये कह रहा है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ऊपर के जो दो प्रश्न थे क के, यही उत्तर आपने क्यों चुने। तो पहले का उत्तर इसलिए चुना क्योंकि कविता में दीपक स्नेह और भलाई का प्रतीक है। कवि केवल दीपावली के दीपक या बल्ब जलाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि निरंतर भलाई के कार्य करते रहने का संदेश दे रहा है। इसीलिए पहला उत्तर सही है, यानी यह भलाई का कार्य निरंतर करते रहना है। फिर जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर इसलिए चुना, मनुष्य ने ही सबसे पहले दीप जलाकर अंधकार की चुनौती स्वीकार की थी और युगों से अनगिनत दीप जलाता आ रहा है। कविता में तुम ही शब्द मनुष्यों के लिए ही प्रयोग हुआ है, इसीलिए दूसरा उत्तर मनुष्यों से ही है। तो ये कारण है कि क प्रश्न के जो दो उत्तर हमने चुने उसके ये दोनों कारण यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिलकर करें मिलान। अब आप देख रहे हैं अगला हेड है मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यानी अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं। दोस्तों आजकल तो इंटरनेट है, उससे आप ये चीज़ पता कर सकते हैं। शब्दकोश है विद्यालय में, उससे पता कर सकते हैं, या फिर अपने टीचरों से पूछ के भी इसका वो सही उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो शब्द, अर्थ या संदर्भ आप यहाँ पर देख रहे हैं, शब्द, अर्थ और संदर्भ। तो जो पहला शब्द है ये है अमावस। और तो अमावस किसको कहते हैं, तो ये जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है उसके सामने लिखा है
पूर्णिमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। यानी ये शब्दों के अर्थ नीचे ऊपर दिए गए हैं इसके संदर्भ। ये प्रश्न है, पूर्णिमा विद्युत दिए अर्थात बिजली के जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। तीसरा है विद्युत दिए। समय काल युग संख्या में 4 माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मैंने आपको बताया ना, संदर्भ है, ये प्रश्न है, तो आगे इसके सही उत्तर दिए गए हैं। चौथा है युग, अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है। अब सही उत्तर क्या है? पहले का सही उत्तर है तो अमावस्या के सामने लिखेंगे अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। दूसरा है पूर्णिमा, इसका उत्तर है पहला वाला देखिए आप, ये पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। पूर्णिमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तीसरा विद्युत दिए, इसका सही अर्थ दूसरे नंबर पर था, बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब इत्यादि उपकरण। फिर चौथा, तो इस युग समय काल युग संख्या में 4 माने गए हैं। युग का मतलब हुआ समय या काल, तो ये युग संख्या में कितने माने गए? 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसके बाद दोस्तों नया हेडिंग आ जाता है, यह है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये जो कविता है इसको ध्यान से पढ़ने को कह रहा है और इसका अर्थ समझने को कह रहा है, और आपको क्या समझ आया आपने उसको अपने दोस्तों को बताना है, साझा करना है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लो दीपकी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अब इसका उत्तर हम लिखते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों में दीपक अच्छाई का और तूफान बुराई तथा बाधाओं का प्रतीक है। अच्छाई और बुराई का यह संघर्ष सदा से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जब पहली बार दीपक की लौ जली थी, तब से आशा और स्नेह की वह सुनहरी लौ आज भी जल रही है और सदा जलती रहेगी। जब तक धरती पर एक भी दीपक अर्थात एक भी भलाई करने वाला व्यक्ति रहेगा, तब तक यह आशा बनी रहेगी कि अंधकार समाप्त होगा और सवेरा अवश्य आएगा। तो आपने इसका अर्थ देखा। अब हम देखते हैं अगला, सोच विचार के लिए। अब आपको अपने हिसाब से सोच विचार करना है और उसके अनुसार ही प्रश्न हल करना है। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? इस कविता में जो शब्द आए अंधेरे के लिए उसके बारे में बता रहा है। इसका उत्तर हम कविता में देखेंगे तो ये शब्द हमें मिलते हैं, किसके लिए? अंधेरे या तिमिर के लिए, दोनों एक ही बात है। तो कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए अमावस, निशा, तिमिर, सरित, नदी, तिमिर की शिला और तूफान के उदाहरण दिए गए हैं। यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है? यानी इस कविता में जो है आशा और उत्साह जगने वाला है, उसको जगाने वाली कविता है। तो इसमें क्या आशा की गई है और क्यों की गई है, ये हमने बताना है। कविता में आशा की गई है कि कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, तिमिर का किनारा मिलेगा और निशा को सवेरा मिलेगा। यह आशा इसलिए की गई है क्योंकि मनुष्य युगों से स्नेह भरे भलाई के दीप निरंतर जलाता आ रहा है। जब तक धरती पर एक भी दीप जलता रहेगा, तब तक अंधकार अवश्य दूर होगा। फिर गौ प्रश्न है, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है? किसे जलाने और किसे बुझाने की बात? तो इसका उत्तर है, कविता में स्नेह से भरे दियों को जलाने की बात कही गई है तथा बिना स्नेह से जलने वाले विद्युत दियों को बुझाने की बात कही गई है। यानी जो हम दिए जलाते हैं उसको तो जलाना है क्योंकि वो स्नेह भरे हैं, उसको प्रेम स्नेह के साथ लोग जलाते हैं, और जो विद्युत दिए हैं उसको बुझाने की बात की गई है क्योंकि बिना स्नेह के सही मार्ग नहीं मिल सकता, बिना प्रेम भावना के सही मार्ग नहीं मिल सकता, यह कवि का मानना है। आगे देखते हैं कविता की रचना।
जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग, आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा। इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को नहीं, इस कविता में प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। यानी कविता की क्या विशेषता ये बता रहा है, आपको ध्यान से देखना है, कविता को पढ़ना है। तो अभी दो पंक्तियाँ इसने यहाँ पर दी हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। क्योंकि ये पद हैं और इनको बोलने में कह रहा है समान समय लग रहा है। तो ऐसी अन्य विशेषताएं भी कविता में हैं, तो वो आपने छांटनी है। कौ है फिर अगला प्रश्न। इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो इस कविता में क्या क्या विशेषताएं उसकी सूची बनानी है। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है आदि। तो इसका उत्तर होगा, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका उत्तर होगा कविता की विशेषताएं। पहला है कविता की पंक्तियों को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है। प्रत्येक पंक्ति को गाने या बोलने में लगभग समान समय लगता है, जिससे कविता में लय और ताल है। तीसरा है पंक्तियों के अंत में तुक मिलती है, जैसे मिटेगा, मिलेगा, रहेगी, जलती रहेगी, ये तुकांत शब्द हैं। और चौथा है दीपक, तिमिर, निशा, सवेरा, तूफान जैसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो ये कविता की विशेषताएं आपने लिखनी है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी और विशेषताएं हैं। पांचवी विशेषता है सा/सी के प्रयोग से उपमाएं दी गई है। अमावस निशासी यानी अमावस्या की जैसी रात, स्वर्ण सी यानी सोने जैसी सुनहरी। तो ये उपमाएं यहाँ पर दी गई हैं। भर भर जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति संगीतात्मकता आई है। और सातवां है कविता आशा और उत्साह का संदेश देती है। ये 5, 6, 7 विशेषताएं इस कविता की दी गई है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। समूह, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। आपके समूह ने ये विशेषताएं लिखी, दूसरे समूह ने कुछ और लिखे होंगे, तो सब साझा करेंगे तो और भी हमारी समझ में बात आएगी। फिर अगला है खो, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। कक्षा में करने की गतिविधि ऊपर बनाई सूची अपने समूह की ओर सबके साथ साझा आपको करनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसमें है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। अब रेखा खींचकर जोड़ने के लिए कह रहा है। स्तंभ 1 ये है, स्तंभ 2 ये है। यहाँ पर पंक्ति दी गई है कविता की और यहाँ उनके अर्थ दिए गए हैं। तो आपको उत्तरमाला में इनको जोड़ना है। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रही, जो बुझाओ इन्हें यौन पथ मिल सकेगा। तो 4 वाक्य हैं और 4 इधर भी दिए हैं। विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। अभी इसका ये नीचे ऊपर की लाइन का होगा। विश्व में सुख शांति क्यों कम हो जा रही है, विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। तो जब हम इसके उत्तरों को देखते हैं तो ये इसके उत्तर हैं। उत्तर सही मिलान। 1 को हमें 3 से मिलाना है। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, इसके साथ लिखेंगे तीसरा, विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। 2 का सही उत्तर है जो चौथी लाइन है, चौथे नंबर पर लिखी गई लाइन है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। फिर तीसरे नंबर पर है जो लाइन नंबर 2 लिखा गया है अर्थ में, मगर विश्व पर आज क्यों अमावस निशासी, विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। चौथा है, इसका उत्तर है पहले लाइन पर जो लिखा गया है, बिना स्नेह विद्युत दिए वाली, विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो ये आपने इनको मिलाया, ये आंसर है इसके।
अब फिर अगला जो हेडिंग है वो है अनुमान या कल्पना। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अब समूह के लिए दिया गया है, क है दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है? तो इसका उत्तर है, यह अच्छाई और बुराई के संघर्ष की कहानी है। दीपक अच्छाई, आशा और भलाई का प्रतीक है और तूफान बुराई, बाधाओं तथा कठिनाइयों का। तूफान सदा दीपक को बुझाने का प्रयास करता है, फिर भी दीपक जलते रहते हैं। यही संघर्ष युगों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। खो है जली जो प्रथम बार लो दीप की, षोडशी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है? दीपक की लौ आप देखते हैं तो उसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है, यह सोने जैसी लौ मनुष्य के हृदय में जलने वाली आशा, स्नेह, मानवता और भलाई की भावना है। यानी उस लौ को क्या कहा गया है कवि के द्वारा? हृदय में जलने वाली आशा, स्नेह जो जलती रहती है, मानवता और भलाई की भावना, ये मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं, जो अनगिनत वर्षों से निरंतर जल रही है, सदा जलती रहेगी। फिर अगला हेडिंग है शब्दों के रूप। तो शब्दों के क्या क्या रूप हो सकते हैं? देखिए, इस कविता में दिए गए हैं कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। तो कविता से ही शब्द आपने लिखने हैं। तो इसका उत्तर है दिया। दिया का मतलब है दिया, दीपक, दीप इसको हम कहते हैं, और उजेला कहते हैं उजाला। तो ये थे शब्दों के रूप। एक ही शब्द कई रूपों में दिखता है। फिर आगे है अनगिन। अनगिन कहते हैं अनगिनत को, जिसको हम अनगिनत कहते हैं। अनगिनत सही रूप है। फिर है सरित, यानी सरिता, नदी। तो ये शब्दों के रूप हैं। प्रथम, पहला, स्वर्ण, सोना। तो ये शुद्ध रूप यहाँ पर दिए गए हैं कुछ। और प्रथम कहेंगे पहले को, स्वर्ण सोने को कहेंगे, और सरित यानी नदी, सरिता, और अनगिन कहेंगे अनगिनत को। फिर आगे बढ़ते हैं अर्थ की बात। ये तो आपने शब्द के रूप देखे, अब है अर्थ की बात। को जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है? अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब जलाते चलो, यहाँ पर चलो लिखा है, ये दिए स्नेह भर भर। अगर हम इस चलो की जगह रहो लिखते हैं, जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर। अब इसमें क्या अंतर है? चलो का मतलब है आगे बढ़ना, आगे चलते हैं, और रहो का मतलब है एक ही जगह रह के दिए जलाना। तो आइए उत्तर जानते हैं इसका। जलाते चलो में निरंतर आगे बढ़ते हुए दीप जलाने का भाव है। इसमें गति, प्रगति और उत्साह है। जलाते रहो कहने से केवल एक ही स्थान पर रुककर कार्य करते रहने का भाव आता है। चलो शब्द से कविता में गतिशीलता और प्रेरणा का भाव बढ़ जाता है, इसीलिए चलो शब्द अधिक उपयुक्त है। तो चलो शब्द अधिक उपयुक्त है। फिर ख है कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे चलो की जगह रहो लिखा तो अर्थ बदल गया। तो ऐसे और भी है। अब यहाँ पर नया रूप देखिए इसका, और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। बहाते चलो ... तुम, वह, निरंतर, नैया, नाव, नौका। इन तीनों में से सही शब्द को हमने यहाँ पर भरना है, जबकि तीनों एक ही वस्तु के नाम हैं। कभी तो तिमिर का मिलेगा तट, तीर, किनारा। फिर है दूसरा, रहेगा खालिस्तान पर दिया एक भी यदि धरा धरती भूमि। खालिस्तान पर धरा धरती भूमि में से भरना है। कभी तो निशा को ... मिलेगा, यानी प्रातः, सुबह, सुबेरा। और आगे बढ़ते हैं। फिर दिया गया है दीप जला दीप पहला तुम्हीने ... की अंधकार तिमिर अंधेरे। इनमें से एक भरना है। चुनौती ... बार स्वीकार की थी प्रथम अव्वल पहली। तो अब इनके उत्तर देखिए।
जो पहला वाला है बहाते चलो नाव, यहाँ पर नाव हमने भरना है। तुम वह निरंतर कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, यहाँ पर दूसरे वाले में भरेंगे किनारा, पहले वाले में भरना है नाव, दूसरे वाले में भरना है किनारा। और आगे बढ़ते हैं। फिर रहेगा धरा पर, यहाँ पर धरा शब्द भरना है। पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, ये यहाँ पर धरा भरा गया है और यहाँ पर सवेरा भरा गया है। फिर है जला दीप पहला तुम्हीने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की, यहाँ पर तिमिर भरा गया है और इधर पर प्रथम भरा गया। तो फिर अगला हेडिंग है प्रतीक। तो प्रतीक का जो पहला प्रश्न है को, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ है रात, सवेरा का अर्थ है सुबह। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। संकेत, निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। तो इसके अनुसार हमने इसके उत्तर बताने हैं। तो इसका उत्तर होगा, इस कविता में निशा का अर्थ है अंधकार, दुख, निराशा, बुराई। ये इतने चीज़ों के लिए निशा का प्रयोग आप कर सकते हैं। अंधकार के लिए, दुख के लिए, निराशा के लिए, बुराई के लिए, अज्ञान और हम अन्य समस्याएं जो हैं। और सवेरा का अर्थ है उजाला, सुख, आशा, अच्छाई, ज्ञान और समस्याओं का समाधान। तो इनके लिए सवेरा का प्रयोग किया गया है। फिर खो प्रश्न है, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। तो कविता में से ये शब्द दिए गए हैं चुनकर। शब्द क्या दिए हैं? शब्द दिए अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लौ, स्वर्ण और जलना, बुझना। तो ये दिए हैं। अब इन शब्दों को कह रहा है कि इन पर चर्चा आपको करनी है अपने समूह में और इन शब्दों को उपयुक्त स्थान पर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा सवेरा। जो सवेरे से संबंधित शब्द हैं उनको यहाँ लिखना है, जो निशा से संदर्भित है उनको यहाँ लिखना है। तो सवेरा के साथ लिखेंगे दिए, पूर्णिमा, दिवस, ज्योति, उजेला, लौ, स्वर्ण, जलना। और निशा पर लिखेंगे अंधेरा, अमावस, तिमिर, शिला, तूफान, बुझना, नाव, किनारा। तो इस तरह से हम इनका वर्गीकरण कर देंगे सवेरा और निशा के साथ। फिर गौ प्रश्न है, अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए चित्र देखिए और इन पर विचार कीजिए। तो आपने अपने मन से फिर इसको और शब्द जो ऊपर दिए गए हैं उनको और आगे बढ़ाना है और फिर वहाँ पर यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उस पर विचार करना है। निशा के लिए रात, रात्रि, रजनी, यामिनी, निशी, अंधियारा, इन शब्दों को हम निशा के साथ और जोड़ सकते हैं। और सवेरा के लिए सुबह, प्रभात, भोर, उषा, अरुणोदय, बिहान, ये नए शब्द हम सवेरे के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चित्रों के आधार पर पर्वत की चोटी और तलहटी, खंडहर में अंधेरा उजाला, फूलों का खिलना मुरझाना, बादलों से ढका और खुला चांद, ये सब निशा सवेरा जैसे विपरीत भावों को दर्शाते हैं। जैसे पर्वत की चोटी और तलहटी अलग अलग सिरे पर होते हैं और ऐसे ही उजाला, अंधेरा, खिलना, मुरझाना एकदम विपरीतार्थक शब्द हैं। तो ये विपरीत भाव दर्शाते हैं। फिर आगे है पंक्ति से पंक्ति। जलादीप पहला तुम्हीने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तुम्हीने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए। अब जो नीचे कविता की पंक्तियाँ दी हैं इनके वाक्य बनाने हैं आपने। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो। दूसरा, जलाते चलो दिए स्नेह भर भर, तो ये दिए स्नेह भर भर जलाते चलो। तीसरा, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा, इन्हें बुझाओ यूं पथ न मिल सकेगा, या इस तरह यूं पथ न मिल सकेगा। अगला है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस
ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो इसका वाक्य बनेगा मगर आज विश्व पर दिवस ही में अमावस निशासी क्यों घिरी आ रही है। तो इस तरह से आपने कविता की पंक्तियों के वाक्य बनाए। अगला हेडिंग है सा सी से का प्रयोग। अब ये सा सी से क्या होते हैं? जब हमने किसी की उपमा करनी होती है कहीं पर, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। घिरी आ रही है अमावस निशासी, देखिए यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है। निशासी मैंने रात्रि के समान। स्वर्ण सी, यहाँ पर भी सी आया है। जल रही और जलती रहेगी। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है, जैसे आप देख रहे हो निशासी में एक रेखा खींची है और स्वर्ण सी में भी एक रेखा खींची है। इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा सी से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह यानी जो डैश का चिन्ह होता है का प्रयोग किया जाता है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों, तो आपको लिखने के लिए सुविधा होगी, इसलिए यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। उत्तर है उसका मुख चांद सा सुंदर है। आप देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है, चांद और सा के डैश का चिन्ह। दूसरा है बच्ची फूल सी कोमल है, यहाँ पर भी डैश का चिन्ह है। ये उपमाएँ हो रही हैं। हमारे सैनिक शेर से बहादुर हैं, उसका कुर्ता दूध सा सफ़ेद है, दादी की बोली शहद सी मीठी है। अगर आप चाहो तो इसके अलावा भी आप कई शब्द बना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है पाठ से आगे आपकी बात। अब पाठ से आगे यानी पाठ से हटकर भी कुछ आप अपनी बात कर सकते हैं। कौ है रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत अच्छे से अच्छे कार्य करते रहते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। अब आप क्या अच्छे कार्य करते हैं? अगर और आप अच्छे कार्य तो बहुत करते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जो भी आप कार्य करते हैं आप उसका वर्गीकरण करिए। मेरा ये काम अच्छा था और ये काम अच्छा नहीं था, तो आपको बहुत सोचने पर ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है, मैं प्रतिदिन छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करता हूँ करती हूँ। अगर आप अपने भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करते हैं तो इसको लिखेंगे। बड़ों का आदर करता हूँ करती हूँ। अगर बड़ों का सम्मान करते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। पौधों को पानी देता हूँ देती हूँ। अगर घर में जो पौधे लगे हैं उनको आप पानी दे रहे हैं तो वो भी आपका भलाई का कार्य है। पक्षियों के लिए दाना पानी रखता रखती हूँ। कक्षा में अपने मित्रों की कठिनाई में सहायता करता हूँ करती हूँ। और घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाता हूँ बटाती हूँ। ये सारे अच्छे काम हैं आपके। आपको अपना अनुमान भी हो जाएगा कि आप कितने अच्छे काम करते हैं। इनमें से आप कितने अच्छे काम करते हैं उनको आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर खो है इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। क्या प्रेरित किया गया है? एक तो निराश नहीं होना है ज़िंदगी में कभी, दूसरा चुनौतियों का सामना करना सीखना है और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। और सबका सुख जिसमें हो वह कार्य हम करें उसके लिए हमें प्रेरित ये कविता करती है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? अपने समूह में बताइए। अगर किसी अच्छाई के कार्य के लिए आपको प्रेरित करना होगा तो आप उसको क्या क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये आपने बताना है। तो उत्तर ये हो सकता है मैं अपने मित्र को समझाऊंगी कि कठिनाइयाँ सदा नहीं रहती, जैसे रात के बाद सवेरा अवश्य आता है और मैं उसकी अच्छाइयाँ याद दिलाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होंगी तो उसकी अच्छाइयाँ मैं उसको याद दिलाऊंगी, उसका साथ दूंगी। और अब साथ किस में देना है? उसकी अच्छाइयों में, अच्छे कार्यों में। और कहूँगी हिम्मत मत हारो, निरंतर मेहनत करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। फिर गौ प्रश्न है क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? कब, कैसे, उस घटना के बारे में बताइए। यदि आपको किसी ने अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है तो कब किया, कैसे किया, उस घटना को आप लिख सकते हैं। जैसे एक घटना यहाँ पर दी गई है तो आप अपनी घटना उसमें लिख लेंगे। हाँ, जब मैं परीक्षा में कम अंक आने से निराश थी तब मेरी शिक्षिका ने मुझे प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि
असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उनकी बातों से मुझ में नया उत्साह आया और मैंने कठिन परिश्रम करके अगली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। ये एक घटना आपके लिए दी गई है। आप भी ऐसे ही अपने जीवन में घटित कोई घटना यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद है अमावस्या और पूर्णिमा। देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा शब्द आपने सुने होंगे, तो इसके बारे में भी आप समझें। क है, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का कारण है? इसका उत्तर है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह छाया प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। इसी कारण चंद्रमा की कलाएं बनती हैं। जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है वह पूर्णिमा कहलाती है, और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता वह अमावस्या कहलाती है। कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण का एक अर्थ काला, और बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल का एक अर्थ उजला कहते हैं। मतलब कृष्ण का मतलब काला और शुक्ल का मतलब उजाले से है। फिर अगला प्रश्न हम देख रहे हैं ख। अब नीचे दिए गए चित्रों में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। यदि पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, चित्र में जहाँ पूरा गोल और चमकीला दिखाई दे रहा है वहाँ पूर्णिमा लिखिए। जो चित्र इसमें किताब में है, तो किताब के चित्र को आप देखिए, तो जहाँ पर कह रहा है कि पूरा गोल और चमकीला दिख रहा है वो पूर्णिमा है, और जहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा काला है, वहाँ अमावस्या लिखिए। पूर्णिमा से घटते हुए चंद्रमा वाली ओर कृष्ण पक्ष, और अमावस्या से बढ़ते हुए चंद्रमा वाली ओर शुक्ल पक्ष लिखिए। आपको ऐसे इसका उत्तर लिखना है। अगला हेडिंग है तिथि पत्र। आपने तिथि पत्र, जिसको कैलेंडर कहते हैं, अवश्य देखा होगा। उसमें साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है। नीचे तिथि पत्र के एक महीने जनवरी 2023 का प्रश्न दिया गया है। इसे ध्यान से देखिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। क है, दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं? अभी जनवरी का महीना है, तो इसका उत्तर होगा, आप कैलेंडर में देख के भी बता सकते हैं, दिए गए महीने जनवरी में कुल 31 दिन हैं। ख है, पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक को या बार को पड़ रही है? अब आपने उसमें से ढूंढ के इसको बताना है कि पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक को पड़ रही है। तो पूर्णिमा इस कैलेंडर के हिसाब से 6 जनवरी शुक्रवार को तथा अमावस्या 21 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। गो प्रश्न है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है? दोनों सप्तमी है, एक कृष्ण पक्ष की है, अगली शुक्ल पक्ष की है। कितना अंतर है आप गिन के बता सकते हैं। कृष्ण पक्ष की सप्तमी 14 जनवरी को है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी 28 जनवरी को है। दोनों में 14 दिनों का अंतर है, यानी एक पक्ष जो है 14 दिन का होता है, तो वही अंतर यहाँ पर है। फिर अगला प्रश्न है, इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं? तो कृष्ण पक्ष 7 जनवरी को प्रतिपदा है से 21 जनवरी को क्या है, अमावस्या तक है। अतः इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल 15 दिन है। फिर अगला प्रश्न है 9, बसंत पंचमी की तिथि बताइए। उत्तर कैलेंडर में लिखा होगा, आप देख सकते हैं, कैलेंडर में लिखा है बसंत पंचमी 26 जनवरी गुरुवार को है, तिथि पंचमी शुक्ल पक्ष। फिर अगला हेडिंग है आज की पहेली। अंत में एक पहेली दी गई है, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। आपको उन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले बना दिया है। देखते हैं आप कितने सही नाम या शब्द खोज पाते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे शब्द दिए गए हैं लाइन खाने के अंदर, तो इन्हीं में से आपने छांटने हैं। तो इसमें से हमने छांट के लिखे हैं। उत्तर है, अक्षर जाल में छिपे पवन के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हवा
पहला हवाई कहाँ पर है, चौथी पंक्ति पहले से घेरा बना है। दूसरा है वायु, चौथी पंक्ति में है वायु। अनिल दूसरी पंक्ति में है अनिल। और फिर है समीर, तीसरी पंक्ति में समीर। मारुत पांचवी पंक्ति में मारुत। और छठा है बयार, ये अंतिम स्तंभ के ऊपर से नीचे को है बयार। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये शब्द मिल जाएंगे। फिर है खोजबीन। कविता संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं, इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। जो आपकी पुस्तक में QR कोड दिया गया उसको स्कैन करके आप इस कविता को पढ़ सकते हैं। हम सब सुमन एक उपन के। बड़े चलो, रोज़ बदलता कैसे चाँद भाग 1, रोज़ बदलता कैसे चाँद भाग 2। तो ये आपने स्वयं करना है और QR कोड की मदद से करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।